हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है और किस सिद्धांत पे वर्क करती है और इसकी संरचना कैसी होती है और इसका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर का, कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये बस मेन मेन पार्ट्स इलेक्ट्रिक मोटर के जो मोटर के अंदर लगे हुए होते हैं। रियल में मोटर ऐसी नहीं होती है, आपने देखा होगा ऊपर से कवर लगा हुआ होता है, पर इसकी मेन पार्ट्स जो आपके सामने हैं वो बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे मोटर का मेन मोटिव या कार्य ये होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जैसे ही आपने घरों में देखा होगा, जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं किसी पंखे को, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई देते ही वह घूमने लगता है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही इसका मेन सिद्धांत है, मोटिव है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। तो पहले तो आप इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये तो आपने जान लिया इसका मेन कार्य क्या होता है, तो कार्य तो आपके सामने है। अब इसका है सिद्धांत। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो इसका सिद्धांत है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसका सिद्धांत है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। जब किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। मतलब कि कोई एक आपके सामने धारावाही चालक, मतलब कि तार है जिसमें धारा को प्रभावित किया जा सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, चुंबकों के बीच में रख दें, तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म का मतलब होता है जब दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो उसे हम बलयुग्म बोलते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए इस पर एक बल यहाँ कार्य करने लगे ऊपर और एक बल यहाँ कार्य करने लगे, जो कि इसकी परिमाण बराबर हो, एक नीचे की और एक ऊपर की हो, तब इसे हम बलयुग्म बोलेंगे। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जब तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर हमें बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका सिद्धांत तो यही है। तो इसमें क्या क्या है, दो चुंबक हैं, जिसका एक सिरा ध्रुव एन है, दूसरा ध्रुव एस है। नॉर्थ और साउथ पोल है इसके। और एक कुंडली है जिसपे हमने कॉपर के बहुत सारे तारों को लपेट के रखा है, जो कि एक आयताकार कुंडली है। और यहाँ पर पी और क्यू जो दिए हुए हैं वो विभक्त बल दिए हुए हैं। पी और क्यू विभक्त बल है। विभक्त बल है वो होते हैं जब हम किसी एक रिंग को बीच से मान लो दो हिस्सों में बराबर बराबर काट दें, तब वो विभक्त बल बन के तैयार हो जाते हैं। और एक्स और वाई यहाँ पे कार्बन के बुश दिए हुए हैं, जो कि विभक्त बल से संपर्क में रहते हैं। और यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है जो परिपथ इसे हम बोलते हैं, जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है और दूसरा यहाँ पे की लगी हुई है ऑन ऑफ करने के लिए। तो आप इस डायग्राम को तो समझ गए होंगे। इस डायग्राम में मेन मेन पार्ट्स क्या है, चुंबक है और धारावाही कुंडली है। पी और क्यू यहाँ पे विभक्त बल हैं। एक्स वाई यहाँ पर कार्बन के बुश लगे हुए हैं, ब्रुश लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रिक बैटरी है और यहाँ पे कुंजी है जिससे हम सर्किट को ऑन या ऑफ करेंगे। अब इसकी संरचना के बारे में हम जानते हैं। तो इसकी संरचना में मुख्य चार भाग ही होते हैं। पहला होता है क्षण चुंबक। क्षण चुंबक बोले या फिर शक्तिशाली चुंबक या चुंबक बोल सकते हैं। तो ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव दो ध्रुव एन व एस होते हैं। एक ध्रुव आपके सामने है एन और दूसरा भी ध्रुव आपके सामने है एस। दो ध्रुवों के बीच में हम धारावाही कुंडली को रखते हैं जिसमें धारा को प्रभावित किया जा सके, इसीलिए हम इसे धारावाही कुंडली बोल रहे हैं। तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट भी यहाँ पे हमने आपको समझा दिया, क्षण चुंबक किसे कहते हैं। अब दूसरा पार्ट आपके सामने, दूसरा पार्ट है धारावाही आर्मेचर कुंडली। अब जानेंगे आर्मेचर कुंडली क्या होती है। जब एक आयताकार, एक मान लीजिए यहाँ पे एक आयताकार इस प्रकार से छड़ है जो कि हमने डायग्राम में दिखाई थी। इस आयताकार छड़ पे हम चारों तरफ धाग कॉपर के तार लपेट दें, तब जो कुंडली बन के तैयार होती है उसे हम धारावाही कुंडली या आर्मेचर कुंडली बोलते हैं। जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। जो ये क्रोड होती है, जो ये वाली, वो नर्म लोहे की होती है, सॉफ्ट आयरन जिसे हम बोलते हैं, उस पर कॉपर के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। आर्मेचर कुंडली आप समझ गए। अब इसके बाद आता है विभक्त बल। विभक्त बल वो होता है जब हम किसी रिंग को दो बराबर हिस्सों में काट लें बराबर बराबर, तब वो विभक्त बल बनकर तैयार हो जाते हैं। ये विभक्त बल एक रिंग को दो बराबर भागों में
काट कर बनाए जाते हैं। ये आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों से जुड़े रहते हैं। तो ये जो विभक्त वलय होते हैं आर्मेचर कुंडली से दोनों सिरों से जुड़े रहते हैं। अब इसका चौथा पार्ट है बुश, यानी कि ब्रुश। तो ये मैंने आपको बताया था, ये कार्बन की 2 पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से टच में रहती हैं, ताकि एक ब्रुश से विभक्त वलय से होके धारा जाती है और दूसरे ब्रुश से विभक्त वलय से टच होकर धारा सर्किट में वापस आती है। इस प्रकार एक कंप्लीट सर्किट बन के तैयार हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मोटर घूम नहीं पाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोनों ब्रुश विभक्त वलय से एक दूसरे से परमानेंटली कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसमें लिखा एक ब्रुश से धारा प्रवेश करती है तो दूसरे ब्रुश से धारा बाहर चली जाती है। तो आपने अब तक इलेक्ट्रिक मोटर की सिद्धांत के बारे में जान लिया, संरचना के बारे में जान लिया। अब इसका मेन है वो है वर्किंग प्रोसेस की, विद्युत मोटर कार्य कैसे करती है। तो हम आपको सिखाने वाले हैं विद्युत मोटर कार्य कैसे करती है। तो विद्युत मोटर की वर्किंग प्रोसेस आपके सामने है। तो यहाँ पे लिखा है वर्किंग प्रोसेस। ये डायग्राम तो आपके सामने बना हुआ है, जैसा कि एक डायग्राम हमने आपको संरचना बना के दिखाया था, सेम वैसा ही डायग्राम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे भी पी और क्यू विभक्त वाले हैं, एक्स और वाई यहाँ पे ब्रुश है, कार्बन के एन और एस छड़ चुंबक है जो कि आपके सामने है, और ये एक ABCD धारावाहिक कुंडली है, और ये एक कुंजी है, की है, और ये एक क्लोज्ड परिपथ है, अभी ओपन है। जब की ऑन करेंगे तो ये क्लोज्ड परिपथ बन के तैयार है, क्लोज्ड सर्किट बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे एक बैटरी है। तब इसकी हम वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो ए और ABCD कुंडली है, तो इसमें लिखा है माना एक आयताकार कुंडली ABCD क्षैतिज अवस्था में। जैसे कि मान लेते हैं ये एक आयताकार कुंडली है, जैसे एक आयत बन के आपके सामने तैयार हो गया। उसमें क्षैतिज का मतलब है कि वो फ्लैट है, सीधी है, तो ये भी आपके सामने फ्लैट ही है। तो इस कंडीशन में है। तो उसमें लिखा है कि जब की को ऑन किया जाता है, अब आप इसके आगे क्या लिखा हो, जब की को ऑन किया जाता है तब धारा ब्रुश एक्स से प्रवेश करती है तथा वाई से वापस आ जाती है। जब हम की को ऑन कर देंगे मतलब कि ये वाला सर्किट इससे टच हो जाएगा, तब ये क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा और धारा इधर से जा प्रवेश हो जाएगी, मतलब कि एक्स वाले सिरे से एक्स वाले ब्रुश से एंटर करेगी तथा वाई वाले से बाहर आ जाएगी। इस प्रकार ये क्लोज सर्किट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी कुछ इस प्रकार ही है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा BC तथा AD पर कोई बल कार्य नहीं करता। अब हमारे सामने ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, जिसे हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहना चाह रहा है BC और AD को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। BC ये है और AD ये है, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अब हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ को समझना होगा। जैसे कि हम समझते हैं, यहाँ इसे मान लेते हैं, इसमें धारा I बह रही है, ये है विद्युत क्षेत्र B और यहाँ लग रहा है फोर्स F। हमें देखना होगा I धारा यहाँ बह रही है, विद्युत क्षेत्र B ये है और फोर्स F है ये। धारा इसमें इस तरफ बह रही है, तो मैं धारा की तरफ को कर लिया, ये I आपके सामने है। जैसा कि यहाँ पे भी धारा I इस तरफ बह रही है और इसमें भी धारा इस तरफ बह रही है। अब विद्युत क्षेत्र कहाँ है, विद्युत क्षेत्र N से S की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र भी इस प्रकार है। जब विद्युत क्षेत्र और धारा के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा तो इसमें लगने वाला फोर्स का मान क्या हो जाएगा, 0। वो भी हम आपको समझाते हैं, क्योंकि F बराबर होता है BIL साइन थीटा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। अब आप समझ गए, जब B और I के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है वो भी विद्युत क्षेत्र है, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है वो N से S की ओर है, N से S की ओर है, और धारा भी हमारी N से S की ओर बह रही है, क्योंकि B से C की ओर बह रही है। तो दोनों एक दूसरे के हो गए समांतर, इसीलिए दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री हो गया। साइन 0 का मान आपको पता है 0 होता है, तो लगने वाला फोर्स 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार AD में भी यही प्रोसेस है। धारा बह रही है D से A की ओर, जैसा कि इसमें दिखा हुआ है, और विद्युत क्षेत्र N से S की ओर एक दूसरे के हो गए समांतर। तो थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो लगने वाला फोर्स का मान भी 0 हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ पे लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा BC और AD पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। हमने आपको भी समझाया था, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। अब देखते हैं भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बलयुग्म या बल कार्य करेगा। वो कैसे करेगा, आपको समझना होगा।
अब ए बी की बात करते हैं। ए बी में धारा बह रही है ऐसे, मतलब ये आई का मान है इस प्रकार से, आई उधर को, और विद्युत क्षेत्र का मान है ये, विद्युत क्षेत्र है इस तरफ से, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है एन से एस की ओर, ये हमारा ऐसे हो गया, और विद्युत धारा बह रही है ए से बी की ओर। अब हमें समझना क्या होगा, अब हमें इस प्रकार इसका फोर्स लगाना, वो लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, धारा इधर से इधर को, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ से इस तरफ को, लगने वाला फोर्स होगा नीचे की ओर, क्योंकि हमारा अंगूठा है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो आप समझ गए, इसका जो बलून करेगा वो करेगा नीचे की ओर का कार्य करेगा, एफ करेगा वो नीचे की ओर लगेगा। अब हम देखते हैं सी डी पर बल किस तरफ लगेगा। धारा इसमें ऐसे इस तरफ को बह रही है, सी से डी की ओर बह रही है, और विद्युत क्षेत्र है एन से एस की ओर, चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से इस तरफ की ओर है, तो बलून जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि अंगूठा हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर तो एक फोर्स लगने लगा सी डी भुजा पर, वो है ऊपर की ओर, और ए बी भुजा पर जो बल लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो हमारे दो बलून कांड करने लगे, एक बलून बन गया, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। तो रोटेशन किस प्रकार से बन गई, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाला वाले से ऊपर लाने का प्रयास करेगा और ये वाला वाले से नीचे लाने का प्रयास करेगा। तो ये फिर इस प्रकार से रोटेशन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये मोटर किस प्रकार घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त दिशा में घूमेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमती है। अब आगे भी हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट छोटी सी लाइन है, वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारी मोटर आधी चक्कर घूम पाएगी। इसमें छोटी सी ट्रिक है, जब कुंडली आधा चक्कर घूम जाती है तब विभक्त वाले अपनी स्थिति बदल लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, विभक्त वाले अपनी स्थिति नहीं घूमेंगे, तो मोटर आधा चक्कर घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, फिर आधा चक्कर क्लॉकवाइज, फिर आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, फिर आधा चक्कर क्लॉकवाइज घूमेगी। इस प्रकार कभी भी मोटर अपना पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगी अगर विभक्त वाले अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है जो आपको बहुत याद ही रखनी है, नहीं तो आपकी मोटर कभी भी पूरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम पाएगी। हाफ रोटेशन करेगी, उसके बाद हार्ड एंटी रोटेशन करेगी, विपरीत दिशा में घूमेगी। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद क्या है, ताप तथा भुजा सी डी पर नीचे की ओर तथा भुजा ए बी पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है, जिससे कुंडली सदैव वामावर्त दिशा में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहती है। तो इसमें विभक्त वलय का बहुत मेन रोल है। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी मोटर वो अपना पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगी। उनका अपना पोजीशन को इंटरचेंज करना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको इसकी संरचना और इसका सिद्धांत और इसकी कार्यप्रणाली अच्छे समझ में आ गई होगी, और इसका डायग्राम भी। अगर पेपर में ये आता है तो आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।